हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अभ्यास टेस्ट सीरीज जो एड्यूटेरिया का है उसका देखेंगे और ये 29 को हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स। और ये फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एड्यूटेरिया का प्रखर बैच भी आ रहा है, मतलब आ चुका है एमसीक्यू बैच, जिसमें हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी हो चुका है और एंशिएंट हिस्ट्री भी डन हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं उसका भी वीडियो धीरे धीरे मैं ला रही हूँ, तो मैं ले आऊँगी। अभी समय की थोड़ी सी कमी हो गई थी इसकी वजह से, और मेरा सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी वीडियो। और फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी के लिए मैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज़, खान ग्लोबल स्टडी का, केजीएस का और परम आईएएस का, साथ ही साथ फ्रेंड्स से एसडीएम राहुल सर का भी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेंगे। बिहार स्पेशल के लिए एड्यूटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और एड्यूटेरिया का बिहार जीके जो एमसीक्यू बुक में है ना, जिसमें 51 सेट था, उसका भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी हूँ, मतलब उसमें 18 सेट तो हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन और आंसर अलग अलग नहीं है फ्रेंड्स, इसी में एक ही साथ पीडीएफ हमें प्रोवाइड होता है, हमें मिलता है एक ही साइड से, तो क्वेश्चन और आंसर साथ ही साथ दिया हुआ है। और हमने इसमें ना हाईलाइट कर लिए हैं पहले ही कि जो इंपॉर्टेंट है, जो बताने लायक है क्वेश्चन, उसका मैं एक्सप्लेनेशन करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हड़प्पा सभ्यता के संबंध में है सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है, तो देख लेते हैं। धातु और प्राप्ति क्षेत्र है, तो सोना कहाँ से मिलता था फ्रेंड्स, तो सोना कोलार से मिलता था जो कर्नाटक में है। तांबा राजस्थान से मिलता था। टीन कहाँ से मिलता है, तो टीन ईरान से। और लाजमबर्ग मणि कहाँ से, तो मध्य एशिया से प्राप्त होता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एक का हम लोग 4 है एंड बी का 3 है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। पांचाल जनपद का निर्माण किन जनों को मिलाकर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये न्यू क्वेश्चन थोड़ी सी मेरे हिसाब से लगा, तो इसके आंसर हो जाएगा डी। क्रीबी और तुवर्स मिलकर के पांचाल का निर्माण किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल का समय काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व है, ध्यान रखेंगे। और भरत और पुरु कबीला मिलकर क्या किए थे, तो कुरु वंश की स्थापना किए थे। और क्रीबी और तुवर्स मिलकर के पांचाल राज्य की स्थापना किए थे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण का काल क्या है। द्वितीय नगरीकरण का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स, और दूसरा महाजनपद काल है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल जो आर्य लोग आए थे ना, वो उनका ग्रामीण था, और द्वितीय नगरीकरण बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। और फ्रेंड्स, ये जो बिहार में ना इसे 16 महाजनपद है, और बिहार में 3 महाजनपद था, जो मगध बज्जी और अंग, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता क्या थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, और द्वितीय नगरीकरण महाजनपद युग में बोला जाता है, जो छठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन चुनना है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि क्या पूछना है, तो सही कथन पूछ रहा है, तो वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और समुद्रगुप्त परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट थे, तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विसेंट स्मिथ कहे हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। ये PYQ क्वेश्चन है। और अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहले ध्यान रखेंगे कि अर्ली और हिस्ट्री ऑफ इंडिया का किसका बुक है, तो ये विसेंट स्मिथ का है। समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट थे। और द्वितीय गुप्त सम्राट कौन बन गए थे फ्रेंड, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे ब्रिकमादित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन की 3 आधारों में शामिल नहीं है। तो वेदांत दर्शन में कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स, तो ये ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता शामिल है, जबकि अर्णक वेदांत दर्शन में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सही नहीं है, वही पूछ रहा था।
ठीक है। और यहाँ पे वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का अंत या वैदिक विचार की परिकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार होते हैं, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता है। वेदांत दर्शन की प्रस्थायत्री कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस विदेश यात्री का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, तो सीयूकी हिंसान से है फ्रेंड्स। और हिंसान किसके समय काल में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के समय काल में आए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हिंसान का एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन जो 606 से 647 के बीच में के शासनकाल में आया था, और उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हिंसान का बुक कौन सा था, तो हिंसान का बुक था सीयूकी। नेक्स्ट है, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मंदिर रचना शैली से। ठीक है, पंचायतन शैली मंदिर रचना से है। और उसमें क्या होता है ना कि पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है और देवता और उसके साथ 4 देवताओं की मूर्तियाँ के एक समूह में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनको मंदिर रचना शैली है। सी पंचायत, राम पंचायत आदि होता है, फ्रेंड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है इसमें कि पांडे, इसमें ऐसा क्वेश्चन रहता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो आता है ना सबसे पहले वही हम लोग करेंगे, और उसके बाद ना धीरे धीरे वो ऑप्शन हमारे कम होते जाते हैं। तो हम लोग को पता है सबसे ज़्यादा कि हर्षवर्धन जो वर्धन था उनका कन्नौज था, तो बी का 1 हो गया। अभी इसमें देख लीजिए बी का कौन है, तो जो फर्स्ट और ये थर्ड तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, क्योंकि बी का 1 में बी और डी में है। उसके बाद चालुक्य बादामी थे, तो ये तो सी का 4, तो सी का 4 कौन है, तो देख लीजिए ये ऑलरेडी आंसर हमको अगर नहीं भी अगर आता होगा और आगे, तो इसका आंसर हम लोग आराम से बना सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पांडे तो पांडे हो गए। पांडे कहाँ से है, तो कांचीपुरम। और पल्लव कहाँ से है, तो मदुरै, ध्यान रखेंगे। देख लीजिए पल्लव कहाँ है, तो कांचीपुरम है। वर्धन हो गए कन्नौज, चालुक्य बादामी और पांडे मदुरै, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये तराइन की दूसरी युद्ध है फ्रेंड्स। तो तराइन की दूसरी युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था 1192 में। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और जो पृथ्वीराज चौहान थे ना वो जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में ना ये मोहम्मद गौरी का हार हो गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने दास बना के छोड़ दिया था और फिर वो गुलाम वंश स्टार्ट हो गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कथन और कारण है, और क्या पूछ रहा है तो देख लेते हैं। तो बलबन ने अपने शासनकाल के शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की थी, तो ये तो सही है। दूसरा है, बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स ये मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति को अपने हाथ में लिया था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, दोनों कथन सही है, लेकिन कथन कारण को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल कितना है, तो 1266 से 87 के बीच में है, और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे। और इन्होंने क्या किया था, तो सम्राट का पद दैवीय घोषित कर अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। ठीक है, और रक्त और लौह के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फारस ईरान का प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक ने किस कालखंड में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो पहले ऐसे नॉर्मल पूछ देता था कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे, तो देवराय द्वितीय के समय में, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस शताब्दी में आए थे, तो ये 15वीं शताब्दी में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय जो 1422 से 46 के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, और ये 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखेंगे पूर्वार्ध में, क्योंकि ऑप्शन में 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में भी है, तो ध्यान रखिए पूर्वार्ध मतलब कि 50 से पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347 में किया गया था। इससे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और बहमनी की उसके बाद हुआ था। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
ठीक है, जो हरिहर बुका किए थे तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। जफ़र खां उर्फ हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन ने की उपाधि लेकर के बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी और उसकी राजधानी कहाँ, तो गुलबर्गा में बनाया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध द्वैतावाद। शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य एक तेलुगु ब्राह्मण थे और ये क्या थे, तो श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। ऐसा कुछ पुत्र वगैरह पूछता नहीं है वैसे। ठीक है, और ये क्या थे, शुद्ध द्वैतवाद मत शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग के प्रतिपादन किए था और ये अग्नि का अवतार माने जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो ये दसावन है। फ्रेंड्स दसवंत, ध्यान रखिएगा दसवंत है। तो ठीक है, और जो ये ना कहाँ पे मिलता है, तो जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल उनका अबुल फजल हैं, उनका जो बुक है ना अबुल फजल आईने अकबरी, उसी में ये चीज़ लिखा हुआ है। और कितने चित्रकार थे, तो दसवंत, बसावन, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, हरिवंश, महेश आदि थे, ध्यान रखिएगा। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर 66 बीपीएससी में आ गया था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें पूछना है, देख लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई थी, ना कि भारत के लिए हुई थी, तो ये तो सही है। और आरंभ में डच कंपनी की तरह ही ब्रिटिश कंपनी भी पूर्व में मसाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे, तो दोनों कथन सही है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स और ये पीवाईक्यू है। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था और ये ना फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ी गई थी और इसी टाइम में फ्रांसीसी की हार हो गई थी और उसके बाद फ्रांसीसी का लगभग जितनी भी राजनीतिक मामला था ना वो सिमट गया था, तो ध्यान रखेंगे। और अंग्रेज़ का प्रभुत्व आरंभ हो गया था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज़ के सेना कौन थे, तो आयरकुट थे और फ्रांसीसी के सेना काउंट डी लाली थे। तो लाली को ना आयरकुट कुट दिया और फ्रांस को हरा दिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी पूछता है कि कौन था, तो आयरकुट थे। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम भाग में लागू किया गया था। फ्रेंड्स अभी कहा जा रहा है कि क्वेश्चन को हार्ड किया जाएगा, बहुत हार्ड किया जाएगा, तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन से आप ध्यान लगा लीजिए कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को तो लागू तो किया गया था, लेकिन ये जगह का ध्यान रखिए। तो जगह क्या है, उत्तर पश्चिम भारत है, तो बिल्कुल ये गलत है फ्रेंड्स। रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में किया गया था, मद्रास में स्टार्ट किया गया था और मद्रास कुछ क्षेत्र में मुंबई, कुर्ग और ये असम में भी इसको स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पहला तो कथन गलत हो गया। इस भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, तो ये कथन सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था वो देख लेंगे। तो इसमें पूछ रहा था सही कथन कौन सा है, तो इसका दो कथन सही, बी मतलब सही है और पहला गलत है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया था, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 के समय काल में भारत में सर्वप्रथम रेलवे का परिचालन प्रारंभ हुआ था और सन 1853 में बम्बई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच भारत में सर्वप्रथम रेलवे यात्रा का प्रारंभ किया गया था और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी का नाम था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले ये पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी और उसमें मेरा वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था और उसमें समस्या इतनी आ गई कि उसको मैं वापस से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये बहुत समय किलिंग है। और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यू कीजिए, आप वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल रहे हैं। तो एक तो मेरे पास सिस्टम का समस्या आ गया है फ्रेंड्स कि मेरा टैब ख़राब हो गया है, मतलब उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है और फिर ये पेपर का टाइम आ गया था, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, तभी मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ और बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे ये करने के लिए, टाइम निकालना बहुत ज़्यादा, फैमिली को देखते हुए करना बहुत समस्या हो जाती है लड़कियों के लिए। तो थोड़ी सी आप मुझे सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है
राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजसी उपाधि अधिनियम 1870 में पारित किया गया था, फिर ध्यान रखिएगा। और उसी के तहत जो राजसी उपाधि अधिनियम 1876 के समय पारित किया गया था। और रानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन PYQ में आप देखे होंगे कि विक्टोरिया को कब सामग्री घोषित किया गया था। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन में आता है 1857, 1858 या 1877, ऐसे करके आएगा। तो 1877 रेफरेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा इन जनरल क्या होता है ना कि 1857 का युद्ध हुआ था, उसके जो विद्रोह हुआ था उसके बाद हमारा जो भारत का ना उनका प्रभुत्व हो गया था, मतलब वो अपने हाथ में ले ली थी। तो इसका मतलब लोग समझ में आ जाते कि उसी टाइम हुआ था, तो नहीं, ये प्रथम जो दरबार लगा था ना दिल्ली दरबार, उसमें इनको सामग्री घोषित किया गया था। और सम्राट एडवर्ड जो 7 थे उनको 1903 में, और जॉर्ज पंचम जो 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। और 1911 से आपको याद होगा कि बिहार को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को साथ में अलग कर दिया गया था, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और दिल्ली राजधानी बना दिया गया था कोलकाता से। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट है विलियम बैटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, रॉबर्ट क्लाइव और कर्जन। इसमें मिलान करना है कि कौन किसके समय में क्या क्या हुआ था। तो विलियम बैटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हो गई थी। मेटकॉफ के समय में हुआ था क्या, प्रेस पर प्रतिबंध हट गया था। रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ था, तो बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था। और कर्जन के समय में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1904 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को डैश ने स्थापित किया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और वासुदेव बलवंत फड़के जो 1845 से 83 के बीच में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया था, फ्रेंड्स। और उन्होंने ही रामोसी कृषि जत्था की स्थापना की थी। तो किसने, वासुदेव बलवंत फड़के। ये क्वेश्चन PYQ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप अगर घटना चक्र अगर कर रहे होंगे ना, घटना तो बेस्ट है फ्रेंड्स, आप उसको कर सकते हैं। तो और 1883 में आमरण अनशन के कारण इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 1780 में J.A. हिक्की द्वारा किया गया था, फिर ध्यान रखिएगा। तो हिक्की द्वारा बंगाल गजट की स्थापना, बंगाल गजट के पहला समाचार पत्र को स्टार्ट किया गया था, और ये 1780 में किया गया था, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, और ये पूछ रहा है कि कब कौन पहले हुआ था। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई थी, यहीं पे देख लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुई थी। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये बहुत बार पूछता है, तो 1852 में। और द इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अभी 69 का BPSC था ना, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और आगे भी पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा कब हुई थी? तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन VD सावरकर और 1904 में हुआ था। मित्र मेला जो था ना, उसी को अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 1904 में। और ये कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो नासिक में हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका था? तो ये आगा खां का था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और जो आगा खां का था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किए थे 1875 में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि आगा खां ना जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना, उसके अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सन 1919 में आगा
माफ़ कीजिएगा, सन 1919 में खान अब्दुल गफ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। तो इतना तो पता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ़ार खान ने किए थे और उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, लेकिन 1919 में नहीं था फ्रेंड्स, ये 1929 में था। ठीक है, 1929 में, तो पहला गलत हो गया। नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिए थे। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल नहीं किए थे। ठीक है, ये ना वो अब्बास तैयब जी किए थे, और अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए थे ना, तो फिर सरोजनी नायडू वगैरह किए थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये 16 अगस्त 1932 को किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ना 24 सितंबर 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, तो सांप्रदायिक पंचायत के वजह से ही हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसमें क्या किया था ना कि इसके अंदर क्या दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया गया था, और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करने की नीति को अपना का ही एक अंग था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार द्वारा कब तथा किस प्रमुख कमेटी की गठन किया गया था? तो ये बटलर कमेटी था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे याद कर सकते, सिर्फ हमें याद करने के लिए कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध को सुधारने के लिए ना बटर मतलब वो क्रीम जो होता है ना, इस तरीके से लगाने के लिए कोशिश किया गया था। तो इसी तरह से बटलर कमेटी, ऐसे कुछ भी अपने माइंड में ना कुछ रिलेट करके क्वेश्चन याद करेंगे तो ये कभी भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। बटलर कमेटी के गठन कब हुआ था? तो ये 1927 में हुई थी, और भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं उसे। और उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा भारतीय रियायतें के बीच में संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियायतों के बीच में आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने के हेतु सिफारिश करना था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सन 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम कौन थे फ्रेंड्स? तो वो विंस्टन चर्चिल थे, ध्यान रखिएगा। और विंस्टन चर्चिल के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उसी टाइम भारत छोड़ो आंदोलन भी हमारे भारत में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्लीमेंट एटली के समय में भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड अभी हमने देख लिए थे, सांप्रदायिक पंचायत 1932, तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून द्वारा की गई थी? तो ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये क्या किया था ना, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था ना, उसमें जो जितनी भी खामियां था उसको दूर करने के लिए ईस्ट का इंडिया एक्ट लाया गया था 1874 में, और उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आवेग। अभी हमारा क्या हुआ, हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया और अभी हमारा साइंस सेक्शन चल रहा है। तो आवेग की बीमा क्या होगी? तो आवेग की बीमा MLT के पावर -1 है। तो ये भी आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आवेग होता है MLT के T पावर -1 होता है आवेग का। दाब का होता है MLT के पावर -2 दाब का होगा, और बल का हो जाएगा ML -1 T के पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि का तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, माफ कीजिए। किसी किरण पुंज के विरल से किसी सघन माध्यम में प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर फिजिक्स से आप किए होंगे ना घटना चक्र, और फिजिक्स में जो आपने प्रकाश सेक्शन अगर किया होगा ना, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया है। तो इसमें क्या है ना, ये सघन माध्यम है, मान लीजिए ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, या फिर विरल माध्यम आप ऊपर में मान लेते हैं। देखिए ये ऐसा है ना,
तो यहाँ पे विरल है और यहाँ पे सघन माध्यम है और यहाँ पे अविलंब है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या पूछ रहा है कि विरल से किसी सघन माध्यम में प्रगमन करने पे तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा ना, ऐसे आएगा, तो ये अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाएगा और क्या होगा, ये धीमा हो जाएगा। किसी भी देखिए, किसी भी सरल मतलब हवा है, हवा से अगर पानी में जाने के लिए, हवा में आप जितनी जल्दी से तेज़ी से आप दौड़ सकते हैं उतने पानी में आप तेज़ी से जल्दी से नहीं दौड़ सकते हैं। तो यही कहना इसमें है। एग्जाम्पल मैंने जैसे दिया कि प्रकाश जो पुंज है, जो जब वो विरल से सघन माध्यम में आएगा ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और अगर सघन से विरल में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करके रखेंगे ना, इस तरीके से आप मैप वहाँ पे है तो आप मैप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रगमन करने पर किसी किरण पुंज की गति वृद्धि होती है। नहीं, ये बी नहीं होगा फ्रेंड्स, गलत है, इसका वृद्धि नहीं होगा। किसी किरण पुंज के किसी विरल से किसी सघन माध्यम में प्रगमन करने पर किरण पुंज की गति धीमी हो जाती है। बिल्कुल सही है कि विरल से अगर सघन माध्यम में आएगा तो धीमी हो जाएगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये भी हम लोग जस्ट मैप में बताया था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है क्या है कथन सही क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है और स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 2 और 4 सही है। ठीक है, माइक्रोफोन जो अभी मैंने जस्ट अभी देखे थे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है इसके गिरने के दौरान निम्न में से कौन सा एक समान बना रहता है। तो ये त्वरण एक समान बना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से बीपीएससी में पूछा भी है और आगे पूछेगा भी। तो अगर फोकस पे अगर कोई वस्तु रखा जाता है ना तो वो अनंत पे बनेगा और अनंत पे अगर वस्तु रहता है ना तो फोकस में बनेगा, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस पे वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और बड़ा बनेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और ये वास्तविक से बहुत बड़ा एवं उल्टा बनेगा, तो ध्यान रखेंगे वस्तु से बड़ा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं कौन सा है फ्रेंड्स, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो ये सही है। विद्युत जनित जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी सही है। धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं में होगा, तो ये भी सही है। हरे रंग के विद्युत रोशन वाली तापमान, ये तो गलत ही है फ्रेंड्स, तो गलत क्यों ही पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तार के बारे में पूछ रहा है कि हरे रंग का जो विद्युत रोधन वाला तार जो होता है ना, जैसे आप अगर कोई तार देखते हैं ना तो उसमें 3 कलर का तार होता है, एक हरा ग्रीन होता है, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। तो ब्लैक वो होता है जो उदासीन होता है और जो रेड होता है ना वो उसमें से करंट आता है और जो ग्रीन रहता है उसको अर्थिंग बोला जाता है हिंदी में, तो इंग्लिश में अर्थिंग बोला जाता है। यहाँ पे भूसंपर्किंग कुछ ऐसा करके है। तो आप ना जब भी कोई बहुत टेढ़ा वर्ड रहेगा ना तो प्लीज़ आप इंग्लिश ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे में ना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप गलत कर सकते हैं। तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो बोलचाल की भाषा में हम लोग अर्थिंग तो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जाता है। तो ये परलवलित दर्पण माना जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका है, कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट है किसी यौगिक में विद्यमान संघटकों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत रसायन विधि द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी यौगिक के घटक को अवयवी तत्वों के रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है और यौगिक को मोटे तौर पे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दीवारों पर सफ़ेदी करने के दौरान बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमा गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया इसे सही निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CaOH के होल 2 प्लस CO2 और क्या बनेगा तो CaCO3 प्लस H2O।
ठीक है। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होती है, तो सही है। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना एक समरूपी होती है, तो बिल्कुल समरूपी नहीं होता है, तो ये गलत है। और हीरा और ग्रेफाइट में सदृश भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तो ये भी गलत है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। हीरा और ग्रेफाइट्स की संरचना भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है, तो ये शर्करा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यदि शर्करा का जो सूत्र है ना C12H22 और O11 है, एक यौगिक है। जो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पे संयोजक से बनता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो ये लोहे पे जंग लगना, दहन और विकृति गंधिका, ये क्या है, तो ऑक्सीकरण की मतलब वो है, ऑक्सीकरण होता है। सोडा बोतल खोलना, ये ऑक्सीकरण नहीं होता है फ्रेंड्स। और ये क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा वे अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे ऑक्सीकरण कहलाती है, वो ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा। सोडा बोतल खोलना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो सोडा बोतल जो हम लोग कुछ भी पीते हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह से, तो शायद उसमें से यही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। नेक्स्ट है एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और क्या सही है वो हम लोग देख लेंगे, गलत को छोड़ देंगे। तो यह एल्यूमिनियम को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है और यह वायु उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो ये तीनों कथन सही है, चौथा गलत है। एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके उसके ऊपर बने प्राकृतिक ऑक्साइड की परत को और अधिक मोटा कर देता है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है अपूर्ण दहन होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप पैटर्न से संदर्भित है। तो इसका आंसर है पत्तियों का विन्यास, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। अगर आप बोलेंगे तो जो हाईलाइट किया है वो वाला पीडीएफ डालिए मैम, तो मैं हाईलाइट वाला डाल दूंगी। और अगर आपको सिर्फ फ्रेश चाहिए तो मैं फ्रेश डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट है गुणसूत्र डीएनए एवं डैश से मिलकर बना है। तो डीएनए एवं गुणसूत्र क्या, तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये कहाँ पे होता है, तो ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जीवाणुओं में एक अस्पष्ट केंद्रीय प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झील नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो केंद्रकाभ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंचे पेड़ में दारू जाइलम वाहिका के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। प्रत्येक में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उद्वार गति में सहायक होता है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संचयन और आसंजक, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। वही चीज़ इसमें डिस्क्राइब किया है जो उतना ज़रूरत नहीं है, फिर बहुत सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैं पीडीएफ डाल ही दूंगी, आप वहाँ देख लेंगे। नेक्स्ट है आवृत्ति बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं होती है। तो इसका आंसर है बीजांड काय, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आवृत्ति बीजी के बीजांड में बीजांडकाय में अगुणित कोशिका नहीं होती है। ये मादा युग्मकोदी भ्रूण कोश के बाहर स्थित द्विगुणित कोशिका युतक होती है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होता है फ्रेंड्स। तो ये लैक्टिक एसिड जो है ना स्टोर हो जाता है मांसपेशियों में, इसकी वजह से पेन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट ये भी PYQ है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो आपको जरूर इसमें से मिल गया होगा। नेक्स्ट है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं RBC को पृथक किया जाता है, उन्हें सामान्य लवण में घोल में तंतुकृत किया जाता है तो RBC का क्या होगा? तो RBC सिकुड़ जाएगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसे ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ट ट्यूब में नमक के घोल में पानी खोने से लाल रक्त कोशिका सिकुड़ जाती है। यकृत, नेक्स्ट है, यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पीत में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होता है, तो पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया फ्रेंड्स। लिपिड जो पीत है ना, पीत में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पीत वसाओं के पाचीकरण में सहायक होता है, तो ये सही है। और पीत आमाशय से आने वाले खाद के अम्लीय pH को उदासीन करता है और पीत खाद के pH को क्षारीयता करता है, अग्नेयशी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, देखिए, पीत यकृत द्वारा स्रावित एक पाचक रस है, हालांकि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 120/80 mmGH होता है। ये संख्या रक्तदाब को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर दर्शाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ये भी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्राणियों में प्रतिवर्त चाप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रतिचाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, ग्राही संवेदी न्यूरॉन, मस्तिष्क में रज्जु में रिले न्यूरॉन और पेडक न्यूरॉन, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, वही चीज़ इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। रिसेप्टर उत्तेजक का पता लगाता है, एक संवेदी तंत्रिका आवेग को रीढ़ की हड्डियों तक ले जाती है, जिसे इंटीरियन का तक प्रेषित किया जाता है। प्रतिक्रिया मोटर तंत्रिका को दी जाती है, लक्ष्य हार्मोन से जुड़ी होती है। सारी उनके पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ज़रूरी भी नहीं था। नेक्स्ट है, रोगानुरोधी प्रतिरोधी AMR शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रोगानुरोधी प्रतिरोधी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, एक प्रकार का असंक्रमण रोग। तो ये असंक्रमण रोग नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका है यहाँ पे सूक्ष्मजीवों सुपरवाग क्रम का कारण बनते हैं, जिसका प्रतिजैविक इलाज नहीं कर सकते। देश की अर्थव्यवस्था के लिए AMR की लागत महत्वपूर्ण है। AMR बैक्टीरिया, वायरस और कवक में हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। तीसरा गलत था, बाकी तीनों सही था। ठीक है, नेक्स्ट है, वही चीज़ इसमें पूरा लंबा करके लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रोगानुरोधी प्रतिरोधी जीव लोग जानवरों, भोजन और पौधे और पर्यावरण, पानी, मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं। वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या लोगों और जानवरों के बीच फैलता है, जिसे पशु मूल भोजन को भी शामिल होता है। तो ध्यान रख सकते हैं, ये भी पॉइंट छोटी सी है। नेक्स्ट है, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावी ढंग से करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, जिसमें दवाएं विकसित करना, क्रिस्टोग्राफी, अनुसंधान, रसद अनुकूलन और सुरक्षित संचार, इसका आंसर हो जाएगा D, सभी होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैविक प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है? तो नहीं फ्रेंड्स, ये पेटेंट नहीं होता है भारत में। दूसरा है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये बौद्धिक संपत्ति बोर्ड है, भारत में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, इसमें बोला नहीं है तो ये गलत है, ये है भारत में। और पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, तो ये सही है फ्रेंड्स। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने का पात्र नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C।
केवल 3 सही है, बाकी ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। देख लीजिए, पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैविक प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। और भारत में 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें बोला था नहीं गठित है, तो इसमें है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य होता है इसे नाशक जीव सह बनाना। मतलब इसका कहना है कि जो बीटी बैगन है ना, बीटी किस्म के पौधे स्वयं ही कीटनाशक प्रतिरोध क्षमता विकसित करता है, जिससे पौधे पर कीटनाशक दवाई के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है। और नहीं होती है उसके बाद वो ना थोड़ा सा कम गलन होता है, मतलब बहुत जल्दी नहीं गलता है, ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पीटर्स स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, इस दूरबीन टेलीस्कोप को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नहीं किया है, तो ये गलत हो गया। यह अवरक्त द्वारा ब्रह्मांड की बारीकी की जांच करता है, तो ये सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ नासा ने किया है, और कब किया है? तो 2003 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा और दिल्ली राज्य केवल सिंधु नदी तंत्र का जल विभाजक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल अगर जहाँ पे बोल देगा ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पे जोड़ दे करके आपको पढ़ना है। केवल है तो केवल सिंधु नदी है, तो नहीं, सिंधु नदी और गंगा नदी दोनों का विभाजक तंत्र है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला गलत हो गया। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, तो ये सही है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो पश्चिम घाट की अन्नामलई पहाड़ी पे स्थित है, तो ये दोनों सही है, पहला ही गलत था, तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। और ये सब ना क्वेश्चन अब यूपीएससी में आने लगा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ही यूपीएससी में आने लगा है कि कितने सही हैं ऐसे करके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये अब हम लोग देख लिए हैं जो भी था, इसमें दूसरी सबसे छोटी दादो बेटा है, ये भी देख लीजिएगा, और उसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट है सैंडल चोटी। यहाँ पे क्या है ना, जो अंडमान निकोबार में जो चोटियाँ हैं ना, उसके बारे में इसमें पूछ रहा है, इसमें मिलान करना है और अवस्थिति मिलान करना है। तो सैंडल चोटी कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियोबोली कहाँ पे है? तो माउंट डियोबोली मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब है ग्रेट निकोबार में। और माउंट थुल्लर कहाँ पे है? तो दक्षिण अंडमान में है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में, माउंट डियोबोलो कहाँ पे है? तो मध्य अंडमान में। और माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान में। माउंट थुल्लर ग्रेट निकोबार में है फ्रेंड्स। क्या मैंने बताया था? माउंट थुल्लर कहाँ? ग्रेट निकोबार में। ओके, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 सब सही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ना मेरे से मिस्टेक हो गई है। माउंट कोयोब कहाँ है? दक्षिण अंडमान। और माउंट थुल्लर कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और इसको रखिए लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी वो अंडमान निकोबार थोड़ी सी चर्चा में है भी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं, तो ये सही है। और एक बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोण, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दलदली एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को कहा जाता है, तो ये क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइग्रोफाइट, मतलब दलदली और आर्द्र भूमि, दलदली और भूमध्यरेखीय उष्णकटिबंधीय को जो वनस्पति होती है उसे हाइग्रोफाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि कौन सा किसको बोलते हैं, तो ये भी पढ़ लेंगे। तो ट्रेपोफाइट किसे बोलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्र वाली जो वनस्पति होते हैं। जेरोफाइट किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र को जेरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो जल प्लावित क्षेत्र की। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में वनस्पति होते हैं। और हेलोफाइट नमकीन, ज़्यादातर हेलोफाइट का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और थियोफाइट कच्ची चट्टान में उगने वाली वनस्पति है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये आर्मेनिया का है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आर्मेनिया का एरेवान है, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आवृत देश है। भू आवृत देश मतलब होता है लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक मतलब इन द सेंस कहने का मतलब है इसमें कि जो देश जो समुद्र से टच नहीं करता हो, उसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करता है, उसको लैंडलॉक देश या भू आवृत देश कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जाम्बिया, सर्बिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, पराग्वे, अंडोरा और ऑस्ट्रिया, ये सभी क्या है तो भू आवृत देश ही है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ना हंगरी के बारे में पूछता है, तो क्वेश्चन PYQ में हंगरी के ज़्यादा बारे में पूछता था, तो अभी इतना पूछे तो ये सारे क्या है तो लैंडलॉक्ड कंट्री ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। देखिए एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये आप दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 है, बोलीविया और पराग्वे। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी घटना चक्र का ज्योग्राफी मैंने PYQ करवा दी हूँ फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, भारत का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, जिसमें ये सब मैंने लैंडलॉक्ड कंट्री करवा दी हूँ। तो जा करके आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट संस्थान और मुख्यालय कौन कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहाट में, तो ये तो सही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था कहाँ है, तो बेंगलुरु में, तो ये भी सही है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान पूना में, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा B। 2 और 3 सही था और बाकी 1 और 2 गलत था, 1 और 4 गलत था, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है ये सारी कुछ इसमें दे दिया गया है, तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर आपके आके देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे कुछ इसमें रिकॉर्डिंग करना थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें असत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देश की जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, 325 नहीं है। और जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64 से बढ़कर 1.97 हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि 17.7% है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 918 हो गया है, तो ये सही है फ्रेंड्स। 918 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 919 ही होगा, लेकिन यहाँ पे गलत केवल 2 ही मान रहा है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था, तो कुल जनसंख्या तो हम लोग 1.21 जानते ही हैं, 121 करोड़ पहले की था। और यहाँ पे अमाउंट भी है, मतलब पूरा जनसंख्या लिखा भी है। और इसमें पुरुष कितना हो गया, 51.47% है, और महिला हो गया 48.53% महिला है। और क्या हुआ है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5 था, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व 325 ना होकर के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात 943 है, सिर्फ लिंगानुपात बोलेगा तो 943 है। और शिशु लिंगानुपात 927 से 918 हो गई है। 918 नहीं है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 919 है आई थिंक, क्योंकि बिहार में जो लिंगानुपात है ना, बिहार में जो लिंगानुपात है वो 918 है। तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं है, आप ध्यान रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है प्रमुख स्थानीय पवन कौन सी है, तो नॉर्वेस्टर कहाँ चलता है, तो न्यूजीलैंड में। ब्लैक रोलर कहाँ चलता है, तो अमेरिका में। और चिली में, ट्यूनीशिया है। तो ये तीनों कथन सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा D, सभी कथन सही है। ये इसमें देखिए सारा मैंने हाईलाइट कर दिया है कि सीमुक कहाँ है, तो सीमुक अरब रेगिस्तान में गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, मतलब शुष्क हवा है। और सिरोक कहाँ है, तो ये महासहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बढ़ने वाली धूल से लदी गर्म हवा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जलधारा, यहाँ पे जलधारा दिया गया है, और ये कहाँ है, प्रकृति क्या है इसकी, तो गर्म है या ठंडी है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसमें क्या क्या मिलान करना था, तो B था, 2 और 3 सही था, जिसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है और सोमाली धारा भी ठंडी है, तो ये दोनों सही है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ओखोटस्क धारा क्या है, तो ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, सोमाली धारा ठंडी है और रेनेल धारा ठंडी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनित केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधे की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदे के रूप में जमा होती है, तो क्या कहलाती है, तो ये ओस कहलाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो गाँव में ना वो जो गेहूँ वगैरह जो भी होता है ना गाँव में, छोटी छोटी जो ठंडी के दिनों में जो मोतियों की तरह चमकता है ना, उसी को ओस कहते हैं। उसी के बारे में ये सारे कुछ बताया गया है।
नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु हेतु प्रयुक्त कूट क्या है? तो CSA है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। और बिहार से रिलेटेड भी कोपेनहेगन के बारे में पूछता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये मैप भी है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगी टेलीग्राम में। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा 1997 में 1997 में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था फ्रेंड्स। और क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा 1997 में किया गया था, और जो इसके जो प्रभावी हुआ था ना 2005 से हुआ था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में वह सीमा जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है कहलाता है, तो ये थर्मोक्लाइन कहलाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास अपसौर की स्थिति बनती है, तो ये सही है, अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, लेकिन जो निकट तो होता है ना उसको उपसौर कहते हैं, और उपसौर 3 जनवरी को होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उपसौर होता है, प्रत्येक 3 जनवरी के आसपास में होता है, ध्यान रखिएगा। और अपसौर होता है तो 4 जुलाई को होता है, जो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो अपसौर होता है, और 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब हमें पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन सेक्शन से देख लेते हैं कि इसमें शायद 10-12 से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किन शब्द समूहों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। और अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है फ्रेंड्स, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और फ्रेंड्स बता दें कि जो ये संशोधन हुआ था ना 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, लघु संविधान, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है, और ये क्या है, अनुसूची है, देखिए अनुसूची है और प्रावधान है, किसमें क्या प्रावधान किया गया है वो देखना है। तो पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। दूसरी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में कहा गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। और दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, तो वेतन के बारे में है दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी देख लिए थे, इसमें सारे कुछ हमने देख लिया कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में है। और तीसरी अनुसूची में शपथ है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि 69 बीपीएससी में आ गया था कि 5वीं अनुसूची में क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें आपको जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को दोहरे दंड एवं आत्मा अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 20, ठीक है। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत व्यक्तियों को चाहे वह अभियुक्त हो या दोषी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और इसमें कहा है कि अनुच्छेद के खंड 2 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार मतलब उसको दंडित किया जाएगा, ना कि बार बार दंडित किया जाएगा। और स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसी को बोलते हैं आत्म अभिशंसन से संरक्षण करना, ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसका आर्टिकल है 108, ठीक है। और जो इसमें ना 108 में है, और इसकी अध्यक्षता अगर पूछेगा तो कि अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता 118 अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है फ्रेंड्स, क्योंकि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के जितनी भी प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सारे के सारे लोकसभा के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा समिति है।
और यहाँ पे देख लीजिए कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। सार्वजनिक उद्यम में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा के होते हैं, और सबसे बड़ा है सभा, ध्यान रखिएगा, समिति है, सबसे बड़ा समिति है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारे देश में क्या है कि कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है तो अगर इसमें ऐसा फिक्स नहीं किया गया था कि जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जिसका वोट आया है वो जीतेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि पाँच व्यक्ति खड़ा है और 5 व्यक्ति को 5-5 वोट मिली है और एक किसी को 6 वोट भी मिल गया ना, तो जो 6 वोट जिसको मिला वो जीत गया, ठीक है। लेकिन संविधान में एक और प्रावधान को ऐड किया है कि किसी को भी भारत के किसी भी प्रकार के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को एक जमानत निश्चित राशि रखनी पड़ती है, और यदि वह कुल डाले जो मत है वैध मतों का न्यूनतम 1/6% 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जब्त कर ली जाए, उसकी राशि क्या होगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो 1/6 का प्रावधान यहाँ पे है। अगर इसको फुलफिल नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके जो उसने पैसे रखे हैं ना, जमानत राशि है, उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो इसमें ज़्यादा लोग हुआ तो सब वोट क्या होता है, तो वोट मतलब क्या बट जाता है, इसकी वजह से वो नहीं हो पाता, तो उसको जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ ऐड किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को नहीं है फ्रेंड्स, 24 जनवरी को है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये सही है, और किसी व्यक्ति को पंचायती का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, पंचायत के लिए 18 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। 18 वर्ष सिर्फ वोट करने का है। देखिए, अगर कुछ लड़ रहे हो, पंचायत के लिए लड़ रहे हो, तो आपको एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए अनिवार्य व्यवस्था निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड्स, अनिवार्य नहीं किया गया है, ठीक है, ये अपने राज्यों पे निर्भर करता है, लेकिन 1/3 महिलाएं होगी, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसके वजह से 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, 24 जनवरी बोल दिया था ना, माफ़ कीजिएगा, 24 अप्रैल है, ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, आई थिंक, यस। नेक्स्ट है, यहाँ पे अनुच्छेद 243(1) में लिखा है कि 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कम से कम एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की अनिवार्य व्यवस्था निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 330। अगर विधानसभा के बारे में बोलता तो 332 हो जाता, ध्यान रखिएगा। और 331 किया था तो एंग्लो इंडियन के बारे में था फ्रेंड्स, लेकिन उसको अभी निरस्त कर दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 18 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है, और इसमें 3 आपात है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता 356, और वित्तीय आपातकाल 360 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, क्योंकि जो सक्षम होते हैं अपने आप को देख सकते हैं, उसके बारे में नहीं है फ्रेंड्स। ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इसका मतलब है जो नहीं अपने आप को ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट अभी इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड, देख लेंगे। तो साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा असत्य कथन को चुनना है। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य के साधन को साधन कहा जाता है। तो ये तो सही है। और दूसरा है साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स ये सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया गया है, परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज कर दिया था। अनुदान को शामिल किया गया है पर कर को शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि असत्य कथन ही चुनना था। साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है, जबकि अनुदान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इस्पात और सहयोगी देश। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये सोवियत संघ के द्वारा किया गया है, रूस में। तो ये सोवियत संघ के द्वारा भिलाई इस्पात लगाया गया है, तो ये सही था। बोकारो ब्रिटेन से, तो नहीं, बोकारो ब्रिटेन से नहीं, ये भी सोवियत संघ से ही किया गया है। और राउरकेला इस्पात जर्मनी से, तो ये तो सही था। तो इसमें कितनी युग्म सुमेलित है? तो इसमें 2 युग्म सुमेलित था, पहला और तीसरा, दूसरा गलत था। देख लीजिए भिलाई इस्पात कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ रूस। राउरकेला इस्पात उड़ीसा में है, इस जर्मनी के द्वारा। बोकारो इस्पात कहाँ है? तो झारखंड में, सोवियत संघ द्वारा। और दुर्गापुर इस्पात कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, यूके ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं अपना क्यों इतना मेहनत करूँगी, है ना। तो आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करनी ही होगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, जबकि सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक कोर इंडस्ट्री में शामिल है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 8 है इसमें शामिल, जिसमें क्या है? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए यहाँ पे महारत्न जितनी भी कंपनी है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है यदि सिक्के का वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो, यदि वास्तविक और अंकित मूल्य भी दोनों बराबर हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मानक मुद्रा कहा जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और सोने और चांदी के सिक्कों को प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्यापारी बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण या अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित करता है। क्या कहलाता है? तो ये वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसे इकोनॉमिक्स में होता है ना फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आपको बजट से क्वेश्चन आता है, और इकोनॉमिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो कुछ ना कुछ याद कर लीजिए, वो तो मेरे लिए सही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बजट ही ज़्यादातर करके जाती हूँ। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्षेत्रीय बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, 1975 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसका कार्य क्या होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है तो उसकी कीमतें घटती है, जिसे कहते हैं, तो इसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा अपस्फीति, ठीक है। जिसमें क्या होती है? तो जिसमें मांग कम हो जाती है, कीमत घट जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है? आपूर्ति क्या होता है? आपूर्ति बहुत बढ़ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से उसका क्राइटेरिया होता है मुद्रा अपस्फीति का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हिंदी में थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप इंग्लिश ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन फ्लड 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, 5वीं नहीं, ये चौथी ही हुआ था, चौथी में हुआ था ऑपरेशन फ्लड। और 6ठी पंचवर्षीय योजना को आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो ये 1967 से 1974 तक हुआ था। और इसी तरह में इसको डी आर गार्डिल मॉडल भी कहते हैं।
हैं तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो डी.आर. गाडगिल के आधारित था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, उसी में ऑपरेशन फ्लड हुआ था, श्वेत क्रांति से जो बोला जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में आगत निर्गत मॉडल था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को था इसमें उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। और छठी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, तो 1980 से 85 तक था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय क्षेत्र में। जितनी भी सेवा वगैरह होगा ना फ्रेंड्स, जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिसमें परिवहन, संचारण एवं भंडारण, वित्तीय सेवा, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, अन्य सेवा इत्यादि क्या है, तो ये लोक सेवा है फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र में आता है तृतीय क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये शिफ्टन थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन, ये बहुत मतलब जिसमें केजीएस का भी मैं टेस्ट लगा रही थी या फिर परफेक्शन का भी ना, तो इसमें ये क्वेश्चन मिल ही रहा था। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो शिफ्टन है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और ये क्या हुआ था ना कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके अनुसार 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, और इसके बाद जो वहाँ पे जो गठित हुआ था ना, उसमें प्रथम राज्यपाल बन गए थे शिफ्टन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल पूछेगा ना, तो जय रामदास दौलत राम है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पे बनी है, तो ये मोहना और नीलाजन नदी के संगम पे है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो गौतम बुद्ध थे ना, उनको भी फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, वहीं पे गौतम बुद्ध की ज्ञान भी प्राप्त हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक बिहार में ना ये 135 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और ये पितृपक्ष मेला ना वहीं पे लगता है, फल्गु नदी पे ही रबर डैम निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट बिहार के निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुआ है फ्रेंड्स, और मधेपुरा के बाद किशनगंज में हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मधेपुरा और किशनगंज तो दोनों साथ में होनी चाहिए, तो देख लीजिए मधेपुरा और किशनगंज। सिवान, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुई है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिसमें क्या है, तो ये ध्यान रखिए कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है, जो देश के 6ठे स्थान पे आते हैं। मधेपुरा 31.12% है, और किशनगंज में 30.44% है, और सिवान में 22.70% है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज, जिसमें 19.02% है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जनसंख्या का ना ये क्वेश्चन आता ही है इसमें से, तो मैंने एडिटोरिया का भी सेपरेट और इम्तियाज़ अहमद का जो ग्रीन कलर का बुक आता है ना, उसमें से जो जनगणना पे ना मैंने सारा वीडियो अलग अलग बना दी हूँ, तो जा करके आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो खिलजी है फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उनको ही बिहार का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है तुर्क शासन का, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये कौन था, तो ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है, तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पटना में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये शिवहर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है और सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में अगर पूछा जाए सबसे कम तो कैमूर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसमें 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व 1106 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जबकि भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 है, 382। नेक्स्ट है जनगणना के इस बारे में देख लेते हैं। तो 2011 के अनुसार तो बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10, 40, 99, 452। ठीक है। लिंगानुपात 918 है और जनसंख्या घनत्व 1106 है। साक्षरता दर 61.80 है। पुरुष साक्षरता दर 71.21 और महिला 51.50 है, ध्यान रखिएगा साक्षरता दर। नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है? तो दीपवंश, महावंश, विनय पिटक, ये बहुत पहले का है फ्रेंड्स, तो ये इसका नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आर्यमंजूषी मूलकल्प में बौद्ध ग्रंथ के गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नालंदा सरायटेला में उत्खनन से क्या मिला है? तो पाल काल के बौद्ध विहार मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और कहाँ पे? तो नालंदा के सरायटेला में। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये 15.5 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार राजस्व घाटा कितना है? तो बिहार राजस्व घाटा कितना है फ्रेंड्स? तो ये है 11,288 करोड़ रुपीज़, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, राजस्व घाटा तो कितना है? तो 11,288 करोड़। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए ना तो ये कितना है? तो ये 1.5% है, ध्यान रखिएगा। जीएसडीपी का 1.5% है। राजस्व घाटा 11,288 करोड़, जिसमें 1.5% है। और प्रतिशत में देखा जाए तो नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा जो 44,823 करोड़ है, जिसमें जीएसडीपी का 6% है। और प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़ है, जिसमें जीएसडीपी का 3.9% है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? तो बिहार का राजकोषीय घाटा एकदम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये है 44,823 करोड़, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 44,823 करोड़ है। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर राजकोषीय घाटा का परसेंटेज में पूछेगा, तो ये 6% है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये भी पूछता ना कहाँ से, देख लीजिए, यही चीज़ वो पहले हमने देख लिया था ना, वही चीज़ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76%, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1225 में इल्तुतमिश द्वारा बिहार के प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक जानी को किया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मलिक जानी। नेक्स्ट है शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितनी सरकार में विभाजित किया था? तो ये 47 में किया था। अपने सही फैक्चुअल डेटा है, आप इस तरीके से याद कर लीजिए, PYQ में भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है सी स्पेस क्या है? तो सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है और ये कहाँ का है? तो ये केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये जहानाबाद से, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सागर कुमार। और ये क्या जीते हैं फ्रेंड्स? तो ये जीते हैं रजत पदक जीते हैं सागर कुमार। नेक्स्ट है
प्रतिबिंब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट देखना है क्या क्या सत्य है इसमें। तो प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराधों को कम करने हेतु लाया गया है, तो ये तो सही है। और यह झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ है, तो ये भी सही है। और यह केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत कार्य है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिकी देश का पहला देश कौन है? दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन है? तो ये पेरू है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सर्वाधिक पदक जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है, तो बिल्कुल सही है। और चीन दूसरे स्थान पे है। और हमारा स्थान कितना है? तो 71वां स्थान है। और भारत ने 1 रजत 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं और 71वां स्थान प्राप्त किए हैं, तो दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए यहाँ पे चीन सेकंड में, अमेरिका फर्स्ट में और भारत का स्थान कितना है? तो 1 रजत 5 कांस्य के टोटल 6 मिले हैं। इस बार गोल्ड नहीं मिला है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2024-25 के अनुसार रुपये खर्च होने के शेष मदों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम मतलब सबसे ज़्यादा किस में है, उसके बाद सबसे कम किस में है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे इसमें करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आएगा ब्याज अदायगी, दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद वित्त आयोग और अन्य अंतरण उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र योजना में आएगा। उसके जो 3 पे आएगा। और 4 में वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण हो जाएगा, ये 4 में आएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 मतलब 1 4 3 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछ देता है, अभी ही क्वेश्चन इसमें बना दिया है। तो उधार और अन्य देश से कितने % आ रहे हैं? तो 27% आ रहे हैं। इनकम टैक्स से 19%, माल एवं जीएसटी से कितना आता है? तो जीएसटी से 18% और निगम कर से 17% आता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितने हैं? तो 21% है। ब्याज अदायगी में 19% है। केंद्र क्षेत्र का योजना है जिसमें 16% है। और वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण के लिए 9% है। ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 केंद्रीय का है, ना कि बिहार का है, के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें है वित्त वर्ष 2023-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है, तो पहला सही है। दूसरा है वित्त वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया का चौथा बन गया है, तो नहीं फ्रेंड, चौथा नहीं है, 5वां है। और तो ये गलत हो गया। और वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा है, तो तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो सचिव हैं ऋत्विक रंजन पांडे, इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है। जो कौन थे? तो जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे फ्रेंड्स, पहले उपाध्यक्ष थे। और जो वित्त आयोग का कहाँ पे उल्लेख किया है? तो संवैधानिक प्रावधान है और ये अनुच्छेद 280 में किया गया है। और 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। और इसके जो है ना, कौन इनको नियुक्त करते हैं, कौन इनको करते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है फ्रेंड्स इनकी नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसमें अन्य सदस्य कौन है? तो अजय नारायण, सौम्या क्रांति घोष और एनी जॉन मैथ्यू एवं मनोज पंडा हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। ऋत्विक रंजन पांडे कौन है? तो ये सचिव हैं और अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19A का 1 में, जिसमें क्या है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उसी की वजह से उसको समाप्त कर दिया गया है। और असमानता में मतलब इसमें असमानता नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था, तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। और ये जो चुनावी बॉन्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का 8वां संस्करण किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडप में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। और इसमें जो 2024 का थीम क्या था? तो कम करें, पुनः करें और रिसाइकल करें, मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है इसका थीम है। और 2023 का था अपशिष्ट से धन, मतलब वेस्ट टू वेल्थ था, ये भी ध्यान रखेंगे। सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया
दिया है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर इंदौर, सूरत और नवी मुंबई थर्ड नंबर पे है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे खराब जगह कहाँ पे सफाई नहीं हुई है, तो कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। और सबसे कम स्वच्छ राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मिलान करना है। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है, तो 1 का 3। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कंपाला में। और पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ, तो काठमांडू में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ऑर्डर ऑफ ऑनर बोल रहा है, तो कहाँ से मिला, किसको कहाँ से उनको मिला है, तो ये ग्रीस से मिला है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें फ्रेंड्स किस तरीके से ना उनको बहुत सारे मेडल मिलता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। रूस से क्या मिला है, तो एपोस्टल। ऐसे कुछ ना की पॉइंट इसमें याद रख लीजिएगा, क्योंकि सब में ना ऑर्डर ऑफ लिखा ही रहेगा, तो ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल कहाँ का है, तो रूस का है। ग्रीस में क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ऑनर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑनर है ग्रीस का। द क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रांस का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर हो गया फ्रांस का। मिस्र का हो गया ऑर्डर ऑफ द नाइल। पपुआ न्यू गिनी का ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और फिजी का है ऑर्डर ऑफ फिजी। एक और पलाऊ का है पलाऊ, इसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और 15 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को दे दिया है फ्रेंड्स 9 सालों में। नेक्स्ट है लामितीय का 10वां संस्करण भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया है। और थल सेना अभ्यास है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, जापान नहीं है, ये कहाँ पे है, तो लामितीय हुआ है सेशल के साथ होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन भारत में हुआ तो नहीं फ्रेंड्स, ये इसका आयोजन सेशल में ही किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है गलत कथन का मिलान करें। नेक्स्ट है इसमें है होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 3रा, तो ये सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में इसका है 7वां, तो भी सही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 में 40 स्थान, तो ये भी सही है। और मानव विकास सूचकांक 23-24 में 36 है, 136 नहीं 134 था फ्रेंड्स, इसलिए भी गलत हो गया और गलत कथन पूछ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है लाकडोंग हल्दी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये मेघालय से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मेघालय में और भी मिला है लाकडोंग, गारो डाक मांडा, लारनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चूबीची इत्यादि मिला है। नागालैंड माफ़ कीजिएगा मेघालय का है। नेक्स्ट है एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा असत्य कथन को पूछ रहा है। तो PSLV C-58 से लॉन्च किया गया तो सही है, और ये से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था। और इसका तिथि कब हुआ था, तो 1 जनवरी, जो 1 जनवरी 2024 था ना, उसी में इसको लॉन्च किया गया था। और PSLV C-58 से एक्सरे के माध्यम से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गलत कथन को मिलान करना, गलत कथन को चयन करना है। इसमें PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना, तो छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के बीच में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, तो ये तो सही है। दूसरा है PM प्रणाम योजना, तो सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स। PM प्रणाम योजना है उर्वरक के बारे में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। PM प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना, तो स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों के सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। और मिष्टी योजना, ये तो मैग्रो वन के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा गलत है, बाकी सब सुमिलित है। नेक्स्ट है डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत किस संस्था ने किया है, तो NIT कालीकट किया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, निवाहिका NIT कालीकट, ऐसे ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो पहली बैठक है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कलकत्ता में किया गया, ध्यान रखिएगा। ग्रो रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे असत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो ये इसमें सही है फ्रेंड्स। और इसका ये पूर्ण विस्तार क्या है, तो ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इसका ये सही है। और इसके द्वारा भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी की क्षमता सैटेलाइट द्वारा जांच की जाएगी। तो तीनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण किया गया है। ये कौन है, क्या है फ्रेंड्स, तो ये अग्नि 5 मिसाइल के साथ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बाद में हमारा भारत हो गया है। नेक्स्ट है, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र है, आंसर ध्यान रखिएगा सी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है, तो इराह है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इराह। नेक्स्ट है, बिशुनपुर मंदिर का प्रबंधन किसे सौंपा गया है, तो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल है, इसको मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पटना जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जो वोट हुआ है ना उसका है, तो युवा मतदाताओं को चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो हरेंद्र सिंह को किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और हरेंद्र सिंह कहाँ के हैं, तो सारण के हैं, इसीलिए क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये नालंदा में किया गया, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कुंडलपुर राजकीय महोत्सव कहाँ पे है, तो नालंदा में, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पेरिस में 11वें भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य किशोर कुणाल को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT पटना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो सीतामढ़ी में नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ये समस्तीपुर में किए हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, नालंदा में गौतम विहार के शिष्य भिक्षु छम छाया के प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये भी क्वेश्चन ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा, ये नालंदा में नहीं होकर के ये भोजपुर में किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी क्या है, अब हमारा मैथ है, तो मैथ आप खुद से बना लीजिएगा, ये मैं टेलीग्राम पे तो डाल ही दूंगी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और जो भी है आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मैं दूसरी बार इस वीडियो को रिकॉर्डिंग किए हूँ, तो सोच सकते हैं कि मैं कितनी मतलब चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।